दादा बनवारी लाल बनरवाल भी जब कोरोनाग्रस्त हुए तो घर में जैसे सबकी नींद खुली। सुधा अपने दोनों बेटों को बहुत पहले से चेतावनी दे रही थी कि घर की हालत ठीक नहीं चल रही। व्यवसाय चौपट हो गया है और उन्हें काहिली से फुर्सत नहीं। यही हाल रहा तो और बुरे दिन देखने को मिलेंगे। सारा कुछ कर्ज में डूबा हुआ है। यह बैंक वालों और महाजनों के तगादों से समझ आ रहा था, मगर उनके कानों पर जूं तक न रेंग रही थी। विगत दिनों ही घर के मुखिया रामनाथ बनरवाल कोरोना से लड़ते लड़ते चल बसे थे। उन पर लाखों रुपये कर्ज करने के बाद भी वे बच न पाए। शहर के प्रसिद्ध पारस अस्पताल में उनका इलाज चला था। ये वह समय था जब ऑक्सीजन से लेकर दुर्लभ दवाओं तक की मारामारी थी। वह सब किसी प्रकार सिर्फ पैसों के बल पर ही तो उपलब्ध हुआ था। जब वहाँ भी स्थिति नहीं संभली तो उन्हें एयर एम्बुलेंस द्वारा बेंगलुरु के प्रतिष्ठित अस्पताल में भी भिजवाया गया था। पैसों की किल्लत को सुधा तभी समझ पाई जब अकाउंटेंट सुधीर ने बताया कि बैंकों के खाते खाली है। तब उसने तुरंत अपने आभूषण निकाल उन्हें बैंक में जमा कराकर 10 लाख रुपये लोन ले उनके इलाज में खर्च किया था। उसके लिए पति का जीवन महत्वपूर्ण था। वहाँ से वे ठीक होकर आए ही थे तो कि ब्लैक फंगस नामक रोग ने जकड़ लिया। इसके इलाज के लिए भी पानी की तरह पैसा बहाया गया, मगर वे बच नहीं पाए। 1 साल से काम धाम, बिजनेस, व्यापार सब कुछ बंद ही तो था। शहर के एक मशहूर मार्केट में उनकी दुकान द साड़ी शॉप में कभी 28 स्टाफ काम करते थे और एक समय ऐसा था कि वहाँ अभी किसी को फुर्सत न मिलती थी। मगर लॉकडाउन के चक्कर में सारा कुछ चौपट होता चला गया। इस पर रामनाथ बनरवाल की जिद की ये दुकान बंद हो या चले, स्टाफ को पूरा वेतन दिया ही जाना चाहिए। सभी को समय के नियमित वेतन दिया जाता रहा था। दादाजी ने दबे स्वर में इसका विरोध किया था, मगर वे कहाँ मानने वाले थे। और यही कारण था कि घर तो घर, बैंक से भी सारी नकदी निकल चुकी थी। एक उम्मीद थी कि त्योहारों और लगन के बाद स्थिति संभल जाएगी, मगर दूसरी बार का लॉकडाउन रही सही कसर पूरी कर कंगाल कर गया था। और ऐसी विषम परिस्थितियों में वे कोरोना से ऐसे ग्रस्त हुए कि बाकी बची खुची संपत्ति भी उनके इलाज में खर्च हो गई। सुधा की मुसीबतों का अंत नहीं था। दादाजी ने इलाज के लिए अलग से बैंक से और महाजनों से भी पैसे का इंतजाम किया था, मगर पिताजी बच नहीं पाए थे। उल्टे भारी भरकम देनदारी छोड़ गए थे। घर के दोनों बेटों को जैसे इससे कोई मतलब न था कि घर का खर्च चल कैसे रहा है। उन्होंने कभी पैतृक व्यवसाय में रुचि नहीं ली। बड़े बेटे राजेश का अपना एक साहित्यिक संसार था, जिसमें वह अपनी कविताओं के माध्यम से रचता बसता था। साहित्य सेतु नामक एक संस्था का वह संस्थापक सदस्य था और उसी बहाने वह अपनी रुमाली कविताओं में उलझा डूबा रहता था। उसकी अपनी एक मित्र मंडली थी जो उसके लिए अपने परिवार से बढ़कर थी।
इतना कि अपनी पत्नी और 2 छोटे बच्चों का भी ख्याल नहीं रखता था। छोटे बेटे राकेश का सपना नाटकों का संसार था। अभिनय और नाटकों के प्रति गहरी रुचि ने उसे भी अपने पैतृक वैचारिक कार्यों से दूर कर दिया था। उसकी संस्था सतरंग पटना के अलावा अन्य शहरों में भी नाटकों के प्रदर्शन के लिए जानी जाती थी और उसके लिए भी अपने परिवार की अपेक्षा अपना एनजीओ और कलाकार परिवार ही सब कुछ था। उसकी पत्नी ने तो अब उसे कुछ कहना सुनना ही छोड़ दिया था और अपने नन्हे बेटे के साथ मगन रहती थी। पिता और दादाजी ने अपने स्वर्ग पर भरपूर प्रयास तो किया ही कि वे दोनों अपनी विशाल पैतृक व्यवसाय में थोड़ी रुचि ले, मगर उन दोनों में जैसे कारोबारी रक्त थे ही नहीं और इसलिए वे दोनों इस दायित्व से भागे रहते थे। उन लोगों की बदौलत उनकी शहर में मशहूर कपड़े की दुकान चल तो रही थी, मगर वे चिंतित रहते थे कि उनके बाद क्या होगा और इस समय यही विकट परिस्थितियां आ गई थी। पिता के गुजरने के बाद जब पानी सिर से गुजरने लगा तो सुधा ने अपने उन दोनों बेटों को चेतावनी भी दी कि सारा बिजनेस ठप पड़ा है और आगे भी लॉकडाउन खुलने के आसार नहीं है। ऐसे में वह कुछ तो देखें, मगर जब शुरू से ही वे कुछ नहीं देखे तो अब क्या देखते। अभी हाल ही में पिता का दृष्टकर्म भी नहीं करते धूमधाम से किया गया तो उनके भोज भात और दान दक्षिणा में लाखों खर्च हो गए थे और यह सब दादाजी के क्रेडिट पर संपन्न हुआ था। मगर इसके बाद ही दादाजी भी कोरोना ग्रस्त हो गए थे। दुकान और गोदाम को गिरवी रखकर उन्होंने बैंक और महाजनों से कर्ज लिया था। व्यवसाय तो जैसे भी लेन देन और क्रेडिट पर ही चलता है। चिंतित सुधा को वे बुलाकर सारी वस्तु स्थिति से अवगत करा बोले, अब मैं ये भार और नहीं उठा सकता। सुधा, वैसे भी 82 साल का वृद्धा हूँ। रामनाथ के जाने के बाद मैं टूट चुका हूँ। तुम्हारे बेटों को शुरू से समझाते आया, मगर उन्होंने कभी रुचि नहीं ली कि साड़ी शॉप के इस विशाल व्यापार को देखे समझे। अब आगे का तुम ही देख सको तो देखना, ऐसा न कहिए। वह फूट पड़ी, मैं क्या देख सकती हूँ। मेरा तो सारा समय इस विशाल आलीशान घर को ही देखने संभालने में चला गया। बाहर का काम मैं क्या जानूँ। आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपका अच्छे डॉक्टर से इलाज कराऊंगी। इसका कोई फायदा नहीं होगा। एक तो इस समय सारे डॉक्टर्स खुद परेशान हैं, व्यस्त हैं। अपने स्वर पर तो वे बेहतर ही काम करते हैं, मगर मुझे इसका एहसास हो रहा है कि अब मैं ज़्यादा दिन चल नहीं सकता। वैसे भी रामनाथ के जाने के बाद मेरे जीने की इच्छा भी नहीं है। तुम वकील अजेंद्र को बुलाकर सब कुछ समझा लेना। नहीं, ऐसा मत कहिए, मैं अकेले झेल नहीं पाऊंगी। वह एकदम से घबरा कर बोली, मैं अभी बेटों को बुलाती हूँ। शायद अब वे कुछ समझे। उनसे तुरंत अपने बेटे को आवाज दी। सभी उनके कमरे से भागे भागे आए, मगर तब तक देर हो चुकी थी। पक्षी पिंजरा तोड़
अनंत आकाश में उड़ चला था। सुधा को होश नहीं था। वह समझ नहीं पाती थी कि वह करे तो क्या करे। उसके सामने उसका अतीत साकार होने लगा। ससुर बनवारी लाल कोई 40 साल पहले एक छोटे से गांव से इस शहर में आए थे। वे कपड़ों की गठरी बांधे गली मोहल्ले में फेरी लगाकर कपड़े बेचा करते थे। बाद में स्थिति सुधरी तो एक दुकान को किराए पर ले लिया। रामनाथ बनरवाल से तकरीबन 30 साल पूर्व जब उसकी शादी हुई थी तो वे एक गंदी गली के एक छोटे से 2 कमरों के किराए के घर में रहते थे। विवाह के बाद ही अचानक व्यवसाय में तेजी आई। वे एक भव्य मार्केट में भाड़े पर दुकान ले ली। कमाई बढ़ी तो रहन सहन का स्वर्ग भी बढ़ा। फिर इस पौष कॉलोनी में 800 गज जमीन ले यह आलीशान मकान बना तो उसे परम संतोष का एहसास हुआ था। कितने उतार चढ़ाव को वह देख चुकी थी। काश उसके बेटे इस व्यवसाय को समय रहते संभाल पाते। दादाजी की अस्तिष्ट के बाद वह थोड़ी स्थिर हुई। आगे का काम जैसे चले यही सोच रही थी, मगर उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। अचानक उसे वकील अजेंद्र की याद आई। उसने उन्हें तुरंत बुलवा भेजा। साथ ही अकाउंटेंट सुधीर और उसके सहयोगी को भी बुला लिया। इसी बीच दोनों बेटे को भी उसने अपने पास आने को कहा। खुद को मानसिक स्तर पर तैयार करने में लग गई कि उसे करना क्या है। दोनों बेटों के चेहरे से साफ झलक रहा था कि वे परिस्थितियों की गंभीरता का आकलन कर रहे हैं। अकाउंटेंट सुधीर अपने सहयोगी कंप्यूटर ऑपरेटर अजीत के साथ फाइल का गट्ठर थामे हाजिर हो चुका था। अजेंद्र जी फाइल पर सरसरी निगाह से अवलोकन कर सुधीर से पूछ बैठे, लेनदारी तो कहीं है नहीं तो लेनदारी की ही बात की जाए। विगत वर्ष से ही इस घर की स्थिति वाडाडोल चल रही थी। सुधीर बोला, कोई 10 करोड़ रुपये के कर्ज पहले से ही बैंक के थे। बाद में रमानाथ जी ने अपनी दुकान के लिए 1 करोड़ रुपये के कपड़े क्रेडिट पर और मंगवा लिए थे कि त्योहारों के मौसम में अनुकूल स्थिति हो जाएगी। मगर उस समय भी लॉकडाउन खुला नहीं और सारा माल गोदाम में पड़ रह गया। खर्च तो कम हुआ नहीं, उल्टे स्टाफ को भी वेतन का नियमित भुगतान चलता रहा और इस प्रकार 1.5 करोड़ रुपये का कर्ज और बढ़ा है। बेटे तुम बताओ, तुम इस परिस्थिति में क्या कर सकते हो? सुधा ने अपने बेटों की ओर देखते हुए उनकी तरफ सवाल उछाल दिया। मैं सारा कर्ज खत्म करना चाहूँगी। मुझे अपने घर की कुर्की जत्ती नीलामी कर बदनामी नहीं करवानी। कुल कितने का कर्ज बकाया है? राजेश ने सहज भाव से कहा तो सुधीर ने तुरंत जवाब दिया, यही कोई 20 करोड़ रुपये का बकाया है। अरे बाप रे, इतनी बड़ी रकम! राकेश चिकुत कर बोला, कहाँ से आएगी इतनी बड़ी रकम? देखो माँ, हमारी दुकान चलाने में न पहले रुचि थी और न अब है। राजेश तथत भाव से बोल रहा था। उस दुकान और गोदाम को बेचकर यह कर्ज चुकाया जा सकता है और कोई रास्ता भी नहीं बचा है। अजेंद्र जी बोले, सुधीर जी, शायद इसका भी
लेखा जोखा कर रहे होंगे, वही बेहतर बता सकते हैं। काफी खराब लग रहा है ये स्थिति देखकर। सुधीर सकुचाते हुए बोले, एक वे दिन देखे थे हमने कि इस घर में रुपयों की बरसात होती थी और मुझे उसका हिसाब किताब रखते रात के 11-12 बज जाते थे। और एक आज का दिन है कि मुझसे इस प्रॉपर्टी के बेचने के लिए हिसाब लगाने को कहा जा रहा है, तो हमें ही अच्छा लग रहा है क्या? राकेश आगे बढ़कर बोला, हम इसे संभाल नहीं सकते। इस पर इतनी बड़ी देनदारी है तो कोई क्या करे। अब आप लोग दबाव दे रहे हैं तो बताना ही पड़ेगा मुझे, तो सुन लीजिए। वह सब बेचने के बाद लगभग 15 करोड़ रुपये ही आएंगे। बाकी के 5 करोड़ रुपये कहाँ से लाएंगे, यह विचार कर लीजिए। फिलहाल इतना तो व्यवस्था कर लीजिए। राजेश उठता हुआ बोला, आगे की आगे देखी जाएगी। राकेश भी अपने बड़े भाई का अनुसरण करते वहां से चला गया था। सुधा वकील अजेंद्र और अकाउंटेंट सुधीर का मुंह देखते हुए स्तब्ध बैठी रह गई। उसका माथा तनाव और दर्द से फटा जा रहा था। तो वे बेटे हैं जिन्हें अपनी तैस्त्रीत संपत्ति में से जरा भी मोह नहीं, अपने भविष्य का भी ख्याल नहीं आया इन्हें कि कल क्या होगा। 800 गज में बने इस मकान की कीमत क्या होगी, वह सुधीर जी से मुखातिब थी। इस पॉश एरिया के इस आलीशान मकान के अच्छे दाम तो मिलने ही चाहिए। यह आप क्या कह रही हैं? अजेंद्र जी अवाक हो बोल पड़े। फिर आप कहाँ रहेंगी? आपके बेटे कहाँ जाएंगे? 20 साल पहले गंगा किनारे एक अपार्टमेंट बन रहा था, तो मैंने वहाँ 1 BHK का एक फ्लैट खरीद लिया था कि कभी कभी वहाँ जाकर गंगा प्रदर्शन का आनंद लूँगी। अभी वह भाड़े पर है, उसे खाली कराकर मैं उसी में जाकर रहने लगूंगी। और बेटों का क्या है, वे अभी युवा हैं, कुछ न कुछ इंतजाम कर ही लेंगे। यह भी हो सकता है कि वे अपनी ससुराल में ही रह बस जाएं, मगर मुझे क्या, मैंने तो गरीबी देखी है, अभाव झेला है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर भी भाभी जी, इस मकान को कितने शौक से बनवाया आप लोगों ने, इसका गवाह मैं खुद हूँ। अजेंद्र जी बोले, आपको इस घर को छोड़ते कैसा लगेगा? मुझे मालूम है बहुत खराब लगेगा। इस घर में 30 साल पहले मैं बहू बनकर आई और यही की होकर रह गई। इस घर में मेरी अनेक यादें जुड़ी है। मेरे दोनों बेटों का जन्म भी यही हुआ। सुधा उदास होती हुई बोली, मगर जब हमारे पिता समान ससुर और पति ही नहीं रहे तो मतलब रह क्या जाता है? मेरी पहली प्राथमिकता तो यही है कि उनके नाम कोई लेनदारी न रहे, उन पर कोई कलंक न लगे, मगर इस पैतृक संपत्ति पर उनका भी हक है। मैं कहाँ कह रही हूँ कि नहीं है। भाई साहब वह तैश में आकर बोली, मैं पहले उन्हीं से कहूँगी कि वे चाहे तो इसे मिलकर या अलग अलग हिस्सों के रूप में ही खरीद लें, ताकि सभी कर्जों और देनदारियों को खत्म किया जा सके। उनके इनकार करने के बाद ही इसका कोई अन्य ग्राहक तलाशेंगे। वे
कहाँ से व्यवस्था कर पाएंगे मैडम? क्यों, उनके खाते में थोड़े बहुत पैसे अवश्य होंगे। अपनी गाड़ी बेचेंगे और क्या। उनकी बीवियों के पास लाखों के आभूषण हैं। वे अपने एनजीओ अथवा ससुराल वालों से भी सहयोग ले सकते हैं। अपने क्रेडिट पर बैंक से लोन ले सकते हैं, वरना चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। जब पहले कुछ नहीं किया तो अब क्या कर लेंगे? अजेंद्र जी बोले, मगर सवाल ये भी तो है कि आप अकेले वहाँ कैसे रहेंगे? और कोई रास्ता भी तो नहीं है। वह उदास स्वर में बोलते और उठते हुए बोले, और क्या, इन बेटों से पहले ही कोई उम्मीद नहीं थी और अब तो इनसे कुछ कहना ही बेकार है। अब वह जाने और उनका काम जाने। मुझे जो निर्णय लेना था ले लिया, इससे ज़्यादा मैं कुछ कर नहीं सकती।